आ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Open your eyes, release ध्यान मुद्रा पद्मासन। हरि ओम। थैंक यू। चलिए, पर क्या है आप लोग, मैं ये होमवर्क दी थी सबको, क्वालिटेटिव रिसर्च, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च पर के आने के लिए किसी ने कोई करके आए आप लोग? मैम मैं तो एक्चुअली नहीं थी ना, लास्ट टाइम बोला था। अच्छा, ठीक है। और कोई जो पढ़ के आए हो? देखिए, मैं इसलिए पढ़ के आने बोली थी कि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, मतलब क्योंकि सारे क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना, जब आप एक बार पढ़ के आते हैं तो आपको वो फिर डिफरेंस समझ में आता है। कोई नहीं, क्लासेस शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो पहला क्या है आपका? केस स्टडी। केस स्टडी हमने पहले भी पढ़ा है, क्या है बताइए, कोई किसी को कोई आइडिया हो केस स्टडी? और देखिए, जो क्वालिटेटिव स्टडी का नाम है ना, ठीक है, ये जैसे ये केस स्टडी है, एक मिनट में इसको, जैसे ये केस स्टडी है तो इसके नाम से भी बहुत हद तक हमें पता चलता है कि ये क्या मतलब किस तरह का रिसर्च है, ठीक है। तो नाम पे भी फोकस फोकस रखिएगा आप लोग। तो केस स्टडी से क्या क्या समझ में आ रहा है? कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया स्टडी करना। तो क्या इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं? नहीं, जनरलाइज नहीं, मतलब व्हाट यू हाँ हाँ, से। बोलिए, ठीक ठीक ठीक, आप ठीक बोल रही हैं कि हाँ कोई कोई। पार्टिकुलर केस। हम्म, कोई भी, जब हम पार्टिकुलर इवेंट पे जब केस स्टडी करते हैं, केस स्टडी का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि अभी पॉल्यूशन बहुत है हमारे इसमें दिल्ली में, ठीक है, तो पॉल्यूशन खत्म होगा तो फिर उस पे क्या रीजन था, जैसे पराली वगैरह का ये था, या पॉल्यूशन नहीं, क्योंकि जो है क्या होता है कि केस स्टडी जो है ना, एक हम सिंगल इवेंट पे जो है करते हैं, ठीक है, या एक सिंगल पर्सन पे करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम उसको ना जनरलाइज, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है केस स्टडी रिसर्च का, ये ये होता है कि इसको हम जनरलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जनरलाइजेशन का इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। केस स्टडी हो गया इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ सिंगल केस और इवेंट, ठीक है। तो कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी पर्सन पे अगर आप करते हैं तो हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेटिंग द रीबिल्डिंग प्रोसेस आफ्टर अ नेचुरल डिजास्टर इन वन टाउन, ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है केस स्टडी का। तो केस स्टडी का बस ये कीवर्ड है कि जो भी केस स्टडी का आपके पास आएगा, मान लीजिए इतने सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, तो इसको हम जनरलाइज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक पार्टिकुलर एक सिंगल केस पे होता है या एक सिंगल इवेंट पे होता है, ठीक है। तो इसमें हम जनरलाइज नहीं कर सकते। जनरलाइज का क्या क्या मतलब होता है, सब मैं पे बताई लागू। आप? हाँ, सब पे हाँ, लागू होना। लागू हो, ठीक है। तो इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा जो है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है केस केस स्टडी की, यही है, ठीक है। नरेटिव रिसर्च मैं आपको उस दिन बताई थी, क्या होता है बताइए मुझे। हाँ मैम, नरेटिव मतलब किसी का कैरेक्टर या किसी का लाइफ स्टोरी हम्म बताना है, मतलब मूवी जैसा नरेटिव। मैंने एक मूवी का एग्जांपल भी दिया था आपको। हाँ, कौन सा था? धोनी धोनी का, आई थिंक। 12वीं मुझे, फेल का मैंने दिया था कि उसके पर्सनल हाँ स्टोरी पे बना था कि वो आईएएस ऑफिसर कितने सारे चैलेंजेस को, मतलब कितने छोटे गांव से हाँ, बिलोंग ट्वेल्थ करता था। ट्वेल्थ फेल का, हाँ। हाँ हाँ, और वो मतलब 12th में फेल था, उसके बावजूद भी वो बहुत मेहनत किया, उसके मेहनत में कंसिस्टेंसी थी, वो हार नहीं माना, और कैसे वो उस गांव से उठ करके जो है वो आईएएस ऑफिसर बन गया। तो उस किसी का भी जो पर्सनल स्टोरी और एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं हम, वही आपका नैरेटिव रिसर्च होता है। बहुत सारी मूवी बनती है ऐसी जो एक पार्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर बना हो,
है ना। जैसे कि एक आमिर खान की भी मूवी थी, वो क्या नाम था मैं भूल गई, जो 2 इस पे बना था लड़कियों पे, दंगल। दंगल। तो वो भी जो दो दो लड़कियों का स्टोरी था ना, कि वो मतलब हरियाणा के शहर से उन लोग का पूरा स्टोरी दिखाया था कि कैसे वो लोग वहां तक पहुंचे। तो ये इस तरह की जितनी भी चीजें होती है ना, वो आपका जो है नरेटिव रिसर्च में आता है। किसी का भी पर्सनल स्टोरी या एक्सपीरियंस जब भी हम शेयर करते हैं, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। और इस तरह के रिसर्च को हम जो है नरेटिव रिसर्च रिसर्च बोलते हैं। एनालाइजिंग द लाइफ स्टोरी ऑफ वार वेटरन, मतलब किसी भी चीज का। कल को मान लीजिए आप भी बहुत एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मतलब फेस करते हुए, आपके ऊपर भी एक मूवी बनती है, तो वो भी आपका एक नरेटिव रिसर्च होगा। ठीक है। तो देखिए, अगर आप केस स्टडी और नरेटिव रिसर्च देखें तो दोनों में फर्क क्या है बताइए। केस स्टडी भी आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है और नरेटिव रिसर्च भी आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है, दोनों में फर्क क्या है। केस की जनरल जनरल नहीं है और नैरेटिव में जनरल है, मतलब ये दो के बीच में हुआ है। नरेटिव में जनरलाइज हो जाएगा, लेकिन केस स्टडी में मोस्टली जनरलाइज नहीं होता है। जी हाँ। ठीक है। और दूसरा ये है कि केस स्टडी, अगर मैं आपको बोलूं कि केस स्टडी तो आपका 12वीं फेल भी है, तो वो होगा? नहीं। नहीं होगा। ठीक है। बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस होता है जब भी हम केस स्टडी का करते हैं ना, तो बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस होती है, तो ही केस स्टडी होता है। ठीक है। तो नरेटिव रिसर्च समझ में आ गया क्या होता है, कि किसी का भी पर्सनल स्टोरी, किसी का भी जो है अपना जो भी मूवी बनती है किसी के कैरेक्टर पे। ठीक है। इस तरह की जितनी भी आप चीजें देखती हैं वो नरेटिव रिसर्च ही है, उनके ऊपर रिसर्च किया गया है, क्योंकि उनका समय तो बीत गया ना। अब जो 12वीं फेल के जो आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, वो तो उनके ऊपर नरेटिव रिसर्च हुआ होगा, तब जाके वो मूवी बनी होगी। ठीक है। तो ऐसी रिसर्च को हम लोग नरेटिव रिसर्च रिसर्च बोलते हैं। तीसरा है आपका एक्शन रिसर्च। ये यूजीसी नेट का बहुत फेवरेट रिसर्च है, अधिकतर आता है ये एग्जाम में। ठीक है। इसको साइक्लिक रिसर्च भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइकिल वाइज चलता है। इसमें पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर एक्ट होता है, फिर ऑब्जर्व होता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है। कभी भी हमें कोई भी चीज का अगर क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स कहने का मतलब है कि कोई भी चीज, जैसे रिसर्च में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकन होता है रिजल्ट आते आते, तो कभी भी हमें कोई क्विक करना है कि मुझे 6 मंथ में ही चाहिए, थ्री मंथ्स में ही चाहिए इसका रिजल्ट, तो हम क्विक रिसर्च के लिए भी इसको एक्शन रिसर्च ही करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, उसमें जो है हिस्ट्री में सारे बच्चे फेल कर रहे हैं, तो हम उसमें एक्शन रिसर्च से पता करेंगे कि इसमें टीचर की गलती है कि बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, मतलब दिक्कत कहाँ है। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है उसको हम एक्शन रिसर्च करते हैं। इसका रिजल्ट सबसे जल्दी आता है, इसको साइक्लिक रिसर्च भी बोलते हैं। और साइकिल में सबसे पहले आता है आपका प्लान, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट। ठीक है। फोकस क्या करता है ये, सॉल्विंग प्रॉब्लम कोलैबोरेटिवली, मतलब जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हमें कोई चीज की दिक्कत आती है, या क्योंकि आप मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उसके एमडी को, ठीक है, या उसके जो ऑनर है, उनको उनको पता करना है कि दिक्कत कहाँ आ रही है, तो वो 2-3 साल तक तो बैठे नहीं रहेंगे ना। उनको कुछ ऐसा रिसर्च चाहिए होगा कि उनको क्विक एक्शन दे दे, क्योंकि वो जितना डिले करेंगे उनकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। तो ये एक्शन रिसर्च ऐसा रिसर्च है कि जब किसी को बहुत जल्दी कोई रिजल्ट चाहिए और कभी भी उनको बहुत ज्यादा, मतलब उसके ऊपर जो भी उनकी प्रॉब्लम है उस पर बहुत जल्दी उनको जो है कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो हम उसमें एक्शन रिसर्च करते हैं। इसको साइक्लिक रिसर्च भी बोलते हैं। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये 4 जो है इसमें प्रोसेस है, इसको याद रखिएगा। पहले प्लान ही आता है, दूसरे नंबर पे एक्ट आता है, तीसरे नंबर पे ऑब्जर्व आता है, फोर्थ पे जो है रिफ्लेक्ट आता है। तो इसको ऐसे ही याद करना है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ऐसे मत याद कीजिएगा कि इसमें ऑब्जर्व भी होता है, इसमें एक्ट भी होता है, इसमें रिफ्लेक्ट भी, ऐसे नहीं याद करना है। इसमें जैसे दिया है आपको वैसे ही याद करना है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ठीक है। तो आपको ऐसे ही इसको लर्न करना है। ये पूछते हैं, पहले तो बहुत पूछते थे ये वाला एक्शन एक्शन रिसर्च। ठीक है। इसमें एग्जांपल दिया है, वर्किंग विद टीचर्स टू डिजाइन बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है।
अब देखिए यहाँ जो कोलैबोरेटरी लिखा हुआ है, तो इसमें क्यों ऐसा लिखा हुआ है बताइए। मतलब उनके हेल्प के साथ करना है ना, कोलैबोरेटिव, मतलब अगर आप देखिए स्कूल दे रहे जो भी हो। ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है वर्किंग विद टीचर टू डिजाइन बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, तो जो भी है, चाहे वो एक कंपनी हो, चाहे वो स्कूल हो, ठीक है, जब तक आप उसके टीचर का साथ नहीं होगा या उनके एम्प्लॉय का साथ नहीं होगा, आप ये रिसर्च कर नहीं सकते, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो इनसे ही मिलेगी ना आपको। अगर आपको जो है यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया, वर्किंग विद टीचर टू डिजाइन बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, अगर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाना है तो उसके टीचर से, तो जो वहां पे ऑलरेडी वर्किंग है उनसे तो आपको बात करनी होगी ना, क्वालिटेटिव डेटा लेना होगा, ठीक है। तो ये जो है कोलैबोरेटरी मिलके करते हैं, मतलब अगर कंपनी में ऐसा कुछ हो रहा है तो कंपनी के भी एम्प्लॉय का साथ होना चाहिए रिसर्चर के साथ। स्कूल में कुछ काम कर रहे हैं, मतलब जहां पे भी हम कुछ जल्दीबाज, मतलब जहां भी हमको जल्दी रिसर्च चाहिए, किसी सॉल्यूशन फोकस रिसर्च चाहिए, तो उसमें जो है ये हमेशा ग्रुप में होता है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के हेल्प के बिना ये हो नहीं सकता है, ठीक है। और ये प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, इसको ध्यान ध्यान में रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका है, मतलब ये रिसर्च आता है ये आपका, ठीक है, तो इसको ध्यान ध्यान में रखिएगा। ये समझ में आया आप लोग को सबको? एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च से मतलब समझ में आ रहा है ना, एक्शन मतलब जब क्विक एक्शन लेना हो कभी भी हमको, क्योंकि रिसर्च में अब जैसे मैं अपना ही बात करूं तो ये मेरा 5वां साल चल रहा है, तो मुझे रिजल्ट आते 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 बहुत टाइम लग गया। तो अब कोई कंपनी या कोई स्कूल इतना वेट नहीं करेगी ना, तो जब हमें जल्दी रिसर्च चाहिए होता है, जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, जल्दी हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो हम एक्शन रिसर्च को ही फॉलो करते हैं। ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है और इसमें भी डेटा हम क्वालिटेटिव ही लेते हैं। क्वालिटेटिव डेटा कैसे कैसे लेते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस है बताइएगा जरा मुझे। इन सब में हम क्वालिटेटिव डेटा ही लेते हैं, ये सारे रिसर्च में क्वालिटेटिव डेटा हम लेते कैसे हैं? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन से। वेरी गुड, वेरी गुड। इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ये सब पढ़ाई हुई हूँ मैं आपको, ठीक है। कभी भी हम कोई भी क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे तो हमें क्वालिटेटिव डेटा लेने का तरीका है यही सब है, ठीक है। चलिए, मैम, हाँ मैम एक आपने जनरलाइजेशन वर्ड यूज किया था, हाँ हाँ। एक बार बता देंगे? आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा रिसर्च, जैसे मान लीजिए कोविड का वैक्सीन ही बना, तो वो जनरलाइज हुआ। जनरलाइज कहने का मतलब है कि जितने भी पॉपुलेशन थे, चाहे जितने भी वर्ल्ड के पॉपुलेशन पे थे, उन सब पे लागू हुआ। जब वो रिसर्च सक्सेसफुल हो गया तो वो सबके लिए हुआ। तो ऐसा ऐसा कोई रिसर्च जो पूरे पॉपुलेशन पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई पूरे 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 पॉपुलेशन को हम जो है उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर ऐसे रिसर्च को हम कहते हैं कि हमारी रिसर्च की जनरलाइजेशन है। मतलब जो हमारे सैंपल पे आया है, जो भी हमने सैंपल पे सक्सेसफुली किया है, वो हमारे पॉपुलेशन पे भी इम्प्लीमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि 41% इंडिया में जो है 20 ईयर्स की एज के लोग 41% है, ठीक है। तो 41% है, तो अगर मान लीजिए मैंने कोई रिसर्च किया कि जिसमें जो है 20 ईयर्स के लोगों को मैंने लिया, ठीक है, तो अब जो है मैं तो सिर्फ 50 पे करूंगी, 50 पे करूंगी, यानी तो 80 पे करूंगी, मतलब मेरा सैंपल साइज तो छोटा होगा। जब वो सैंपल जो है वो चीज जब पूरे पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट होता है, पूरे पॉपुलेशन को हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ये चेक करते हैं कि वो पॉपुलेशन पे कितना सक्सेसफुल होगा, स्टैटिस्टिक्स से चेक करते हैं, हम इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि जनरलाइजेशन, जब हमारे पूरे पॉपुलेशन पे भी, सैंपल पे तो हमने सक्सेसफुल किया ही, मतलब सक्सेसफुल हुआ ही, सिग्निफिकेंट वैल्यू आया ही, लेकिन जब हमारे पॉपुलेशन पे भी वो जो है पूरा अच्छे से फिट होता है, तो हम कहते हैं कि जनरलाइजेशन, जब हमारे पॉपुलेशन पे भी सब कुछ आ गया, ठीक है। तो केस स्टडी में क्या होता है, क्योंकि हम ये किसी भी सिंगल चीज का हम जो है ना एनालिसिस करते हैं, सिंगल केस होता है या सिंगल इवेंट होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ही दिया है कि इन्वेस्टिगेशन द रीबिल्डिंग प्रोसेस आफ्टर द नेचुरल डिजास्टर इन वन टाउन। अब नेचुरल डिजास्टर के बाद जो है ये रीबिल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं,
तो क्या इसका क्या क्या जनरलाइजेशन होगा? अगर हम इस एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं तो मोस्टली जो है केस स्टडी में कोई जनरलाइजेशन नहीं होता है। ये जो भी रिसर्च होता है वो किसी ना किसी जो है मोटो से होता है, ठीक है, और इसकी जनरलाइजेशन वैल्यू नहीं है क्योंकि ये सिंगल केस या सिंगल इवेंट पे हो रहा है। लेकिन नरेटिव रिसर्च भी कोई सिंगल स्टोरी मतलब सिंगल पर्सन पे ही हो रहा है या उसके एक्सपीरियंस पे भी हो रहा है, लेकिन इसका तरीका और इसका तरीका अलग अलग है, ठीक है। केस स्टडी का तरीका और नरेटिव रिसर्च का तरीका अलग अलग है। इसमें भी देखिए, अगर जब मैंने बोला कि 12वीं फेल है तो एक सिंगल पे ही बन रहा है, लेकिन इसका डेटा कलेक्शन का तरीका और इसका तरीका दोनों का बिल्कुल अलग अलग होता है, मैम ठीक है। केस स्टडी जनरलाइजेशन है और नरेटिव जनरलाइजेशन नहीं है। नरेटिव जनरलाइजेशन क्या बोले, ये मोटिवेशन मान सकते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए कोई मूवी आपको बहुत अच्छी लगी हो, अब जैसे 12वीं फेल की बात करते हैं, तो वो आपको ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें बस ये बताया गया है आपको कि कैसे कोई आदमी मतलब एक छोटी सी शहर से उठ करके इतने बड़े पोस्ट पे जा रहा है, मतलब उसके ऊपर क्या क्या जो है मतलब क्या क्या हुआ उसके साथ, ठीक है। तो वो जनरलाइजेशन तो देखिए इसमें भी जो है आपको बस ये मिल रहा है कि इस रिसर्च में आप जो है मोटिवेटेड है उसको देख के, एक स्टोरी के फॉर्म में है ये, ठीक है। ये एक स्टोरी और एक्सपीरियंस के फॉर्म में दिखा रहा है। जब हम नरेटिव रिसर्च करते हैं तो वो स्टोरी या एक्सपीरियंस के फॉर्म में है। किसी की स्टोरी हो गई, पर्सनल स्टोरी या पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। यस अब जैसे मैम। मान लीजिए कि कोई, इससे भी आपको ऐसा नहीं कि जनरलाइजेशन के लिए मतलब ये बहुत ज्यादा ये है, लेकिन हाँ इसकी कोई कोई रिसर्च ऐसी है, मतलब नरेटिव रिसर्च की भी हम बात करें क्योंकि ये तो एक स्टोरी और एक्सपीरियंस के फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या है इवेंट के फॉर्म में है। इवेंट और स्टोरी एक्सपीरियंस ये सब में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको? यस मैम। जैसे कि यहाँ पे सिंगल केस या इवेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे पर्सनल स्टोरी और एक्सपीरियंसेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो आपका पर्सनल स्टोरी है, एक्सपीरियंस है, जैसी भी ऐसी मूवी देखते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं या कोई नॉवेल पढ़ते हैं जो रियल स्टोरी पे है या उनके रियल एक्सपीरियंस पे है, तो वो हमारा नरेटिव रिसर्च आता है। और जरूरी नहीं है कि ये भी जनरलाइज हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये भी जनरलाइज हो। ये आपका स्टोरी और एक्सपीरियंस के फॉर्म में है, ये आपका जो है इवेंट के फॉर्म में है, ओके मैम। ठीक है। तो ये तीन आपका जो है केस स्टडी, नरेटिव रिसर्च और एक्शन रिसर्च, ये तीन चीज है जो आपको पढ़ना है। और इसके अलावा भी है, इसके अलावा तीन और है, मतलब टोटल 6 आपके क्वालिटेटिव रिसर्च है। एक है फेनोमेनोलॉजी, एक है इग्नोग्राफी, एक है ग्राउंडेड थ्योरी। एक मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट। हाँ सॉरी, चलिए। फेनोमेनोलॉजी ये क्या है, किसी को पता हो? किसी को भी? मैम ये समझ में आ ये रहा है आपको? मैम इसमें जो कल्चरल स्टडी होती है हम्म। उसको बोलते हैं जो देखिए इसमें लिखा है लाइव एक्सपीरियंसेस, जैसे एग्जांपल दिया है अंडरस्टैंडिंग द ग्रीफ प्रोसेस ऑफ पेरेंट्स हु लॉस्ट अ चाइल्ड। तो अब जैसे कि आप जैसे मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए ऑनलाइन ही कपड़ा खरीदते हैं या आप मॉल ही जाते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपको बोलता है ना कि आप रिव्यू दीजिए, आप रेटिंग दीजिए, उसमें होता है ना। तो वो जब आप किसी चीज को एक्सपीरियंस कर लेते हैं अपने लाइफ में या किसी होटल का खाना ही खाते हैं, तो बहुत बार इसमें देता है ना कि आप मैम प्लीज रिव्यू दे दीजिए या प्लीज अपना, मतलब वो आपको कहता है कि जो भी आपका एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे गेन किया है उसके बेसिस पे आप हमें रिव्यू दीजिए और रेटिंग दीजिए, चाहे आप किसी होटल में ही जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो Yes. जब हम अपने
लाइव्ड एक्सपीरियंस को जो है जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा फेनोमेनोलॉजी में आता है, ठीक है। मतलब सिंगल एक्सपीरियंस, मतलब जब भी हम कोई फीडबैक देते हैं, तो जैसे फीडबैक दिए, ठीक है, तो फिर इसको जो है ऐसे रिसर्च को जो हम फीडबैक वाला, मतलब खुद खुद महसूस करके, जैसे मैं पीटीएम में जाती हूँ तो मुझे टीचर कहती है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, या नहीं तो आपको मतलब टीचर्स कैसे लगते हैं, स्कूल कैसा। तो क्या होता है कि मैं अपने बच्चे के पढ़ाई से मैं समझ सकती हूँ ना कि हिस्ट्री की टीचर है तो वो अच्छा नहीं पढ़ा रही है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है ना। साइंस की टीचर है तो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके समझा रही है, तो मेरी बेटी बहुत उसमें एक्सीलेंट है। तो इस तरह से जब हम अपना खुद का एक्सपीरियंस से जो है जब कोई चीजों को समझते हैं, ठीक है, तो वो हमारा जो है फेनोमेनोलॉजी में आता है, ठीक है। आया समझ में ये? जब खुद के एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से जब आप खुद कोई चीज समझते हैं, उसका फीडबैक देते हैं, तो वो आपका जो है फेनोमेनोलॉजी कहलाता है। अपने अनुभव से समझना, ठीक है। ये आया समझ में आप लोगों को? हाँ तो इसमें जो ये सिंगल सिंगल वर्ड लिखा हुआ है, बेटर है इसको याद कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ये जो फोकस लिखा हुआ ना, ये जो कीवर्ड्स है ये आपके रिसर्च के, ठीक है। तो अब बेटर है कि इसको याद करके चलिए, ठीक है। अब देखिए अब अच्छा मुझे एक बात बताइए, इथनोग्राफी रिसर्च पढ़ने के पहले मैं आपसे बोलूं, मैं आपको दो दो कंडीशन देती हूँ कि मुझे आपके ऊपर रिसर्च करना है। मैंने आपको बता दिया कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एरिया से हैं, कोई जो है उत्तराखंड से है, कोई दिल्ली से है, कोई साउथ से है। तो मैंने जो है, मुझे लगा कि मुझे आप लोग पे रिसर्च करना चाहिए कि आप लोग को खाने में क्या अच्छा लगता है, ठीक है, आप लोग के यहाँ शादी होता है तो कैसे होता है, ठीक है। मतलब इस तरह का जो है मेरे दिमाग में आया, और मैं आपको पहले से बता दी कि मुझे जो है आप पे रिसर्च करना है, और मैं आपके ऊपर रिसर्च करने आई हूँ, ठीक है। या नहीं तो मैं आपको बताऊं ही नहीं, मैं आपके बिहेवियर को नोटिस करूं, मैं आपके खान पान को नोटिस करूं, और आपको बताऊं ही नहीं कि मैं आप पे रिसर्च कर रही हूँ। तो ये दोनों में फर्क क्या है, दोनों रिसर्च में फर्क क्या है? एक तो मैं आपको बता के कर रही हूँ कि मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, आपके कल्चर के ऊपर, आप क्या खाते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। जो जो हैदराबाद में रहते हैं वो ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, या जो है ज्यादा वो जो है मतलब वेजिटेरियन है। जो जो मतलब इधर इस साइड है, जो नॉर्थ के साइड है, उनका खाना पीना कैसा, मतलब इस तरह से जो है मैं आपको दो तरह का रिसर्च कर रही हूँ, एक बता के कर रही हूँ, एक बिना बिना बताए कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है, इसमें कोई फर्क आएगा अगर मैं आपको बता के करूं और एक बिना बिना बताए करूं? हाँ हाँ मैम, आई मीन पहले से अगर जानते हैं तो थोड़ा सा अलर्टनेस आएगा, वेरी गुड। आप नेचुरल। पहले से जानते हैं तो आप अलर्ट हो जाएंगे। मैं आपको बोलूंगी कि मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ तो आप अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं चुपचाप कर रही हूँ, जो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च हमने पढ़ा था कि हम किसी को चुपचाप ऑब्जर्व करके हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप अलर्ट नहीं होंगे। आप जैसे जो काम करते हैं वैसे ही करेंगे, है ना। तो इसमें जो है दो वर्ड आता है, किसी पेपर में ये पूछा गया था पिछली बार यूजीसी नेट एग्जाम में। दो वर्ड होता है, एक होता है इटिक, एक होता है एमिक, ठीक है, ETIC, और एक होता है EMIC। लिख दूं मैं यहाँ पे? ग्राउंडेड थ्योरी में दो वर्ड होता है, एक होता है आपका इटिक, ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल टर्म है, लेकिन ये जो है आपके इथनोग्राफी रिसर्च में आता है। याद रखिएगा कि ई से आपका इथनोग्राफी भी है, ई से आपका ये भी है। तो एक होता है आपका इटिक, एक होता है आपका इमिक, EM, ठीक है, ETIC और EMIC, ये दो वर्ड होता है इथनोग्राफी में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इथनोग्राफी जो है आपका जो रिसर्च है उसमें फोकस क्या करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिस एंड बिहेवियर। तो अब हम किसी का, मान लीजिए मैं यहाँ से राजस्थान चली जाऊं, या जो है कोई मैं साउथ के जो है स्टेट में चली जाऊं, तो मुझे जो है
आप लोग की प्रैक्टिस क्या करते हैं, आप लोग के यहाँ जो है कैसे खान पान होता है, कैसे मतलब आपके कल्चर को लेके मैं प्रैक्टिस करूं, क्योंकि इंडिया में जितने स्टेट है सबका अपना अपना तरीका है, खान पान से लेकर के जो है रहन सहन से लेकर के सब कुछ जो है डिफरेंट है यहाँ पे। अगर आप किसी स्टेट में जाते हैं तो तुरंत डिफरेंस आ जाता है ना। तो मैं किसी दो स्टेट के बीच में जब हम उनके कल्चर के बारे में, दो स्टेट के बीच में नहीं, हम किसी भी स्टेट के कल्चर के बारे में, या किसी भी जो जिप्सी वगैरह है ना, बंजारे वगैरह सब जो होते हैं उनके कल्चर के बारे में कि वो कैसे रहते हैं। तो जब हम इसको चुपचाप करते हैं, ठीक है, जब उनके कल्चर को हम चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसा खाना पीना खाते हैं, कैसे रहते हैं, शादी ब्याह कैसा होता है उनके घर में, मतलब इस तरह की चीजों को जब हम चुपचाप नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको पता नहीं होता है, ठीक है, उनको पता नहीं होता है कि जो है हम क्या मतलब उनके ऊपर कोई रिसर्च हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिसर्च को हम लोग जो है इटिक बोलते हैं। और जब हम उनको बता के करते हैं कि भाई हम तुम्हारे इसमें जान के आए हैं, और उनके साथ मिल के करते हैं, हम भी मतलब जब उनके जैसे हो जाते हैं, बहुत सारा आपने मूवी देखा होगा ना कि उनकी जानकारी लेने के लिए हम उनके घर में घुस घुस जाते हैं, है ना, कि मतलब उनके साथ ही रहना पड़ता है हम लोग को। जैसे बहुत सारा आप सीरियल देखते होंगे जो खाने वगैरह का है, जो दूसरे स्टेट के खाने को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उसके घर 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 चले जाते हैं, वो कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाते हैं वो सारी डिशेस। तो जब हम उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं और उनको नोटिस करना शुरू कर देते हैं, उनको पता है कि हम उनके कल्चर को समझने आए हैं, तो वो इमिक हो जाता है, और जब हमको पता नहीं होता है तो वो इटिक हो जाता है। समझ में आ गया? इसी का हाँ है। यस मैम। ठीक है, तो ये जो है आपका ध्यान ध्यान रखिएगा कि इमिक को हम इसीलिए इनसाइडर क्या बोलते हैं, इनसाइडर वेंटेज पॉइंट बोलते हैं, मतलब इनसाइडर रिसर्च बोलते हैं। और इटिक को क्योंकि हम बाहर से करते हैं, दूर से करते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो हम इसको जो है आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसको डिस्टेंस से करते हैं इटिक को, कि उनको पता नहीं होता है। और पहले से जो है हम रिसर्च पेपर पढ़ के जाते हैं कि जो बंजारे होते हैं वो ऐसे रहते हैं, उनके ऊपर पहले से थ्योरी डेवलप हुई रहती है। तो ये सब नॉलेज लेकर के हम उससे दूर से हम कहीं से देख रहे होते हैं और उनके बिहेवियर को नोटिस कर रहे होते हैं, तो उसको इटिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आउटसाइडर व्यू पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि हम आउटसाइड से दूर से जो है हम इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इसको इन डेप्थ भी बोला जाता है, या इनसाइडर भी बोला जाता है, क्योंकि हम इनके साथ मिलके इनको बता के करते हैं। तो ये दो वर्ड है, कुछ भी नहीं है, बस ये है कि एक हम बिना बताए कर रहे हैं और एक हम बता के कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो इथनोग्राफी में कि कभी हम जब कल्चरल के बारे में जानना चाहते हैं, किसी के बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम जो है उनका लैंग्वेज कैसा है, वो क्या बोलते हैं, वो क्या समझते हैं, इस तरह की जो ये उनका पहनावा कैसा है ना। इंडिया में हर स्टेट का अपना अपना जो है पहनावा है ना, कहीं साड़ी पहनते हैं, कहीं सलवार सूट प्रेफर करते हैं। तो जब इस तरह की रिसर्च हम करते हैं उनके कल्चरल प्रैक्टिस पे और बिहेवियर पे, तो उसको हम कहते हैं इथनोग्राफी रिसर्च। इथनोग्राफी में दो वर्ड आता है, इटिक और इमिक। और एग्जांपल है जैसे स्टडिंग द डेली लाइफ ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स। ठीक है, तो कभी भी कल्चर वर्ड आ जाए, बिहेवियर वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब समझिए वो इथनोग्राफी रिसर्च है। ये दो टर्म आए हुए हैं यूजीसी योगा के पेपर में, नहीं आया है, किसी और पेपर में आया है ये, तो इसीलिए मैं बता दी कि एक बार आ गया है तो हो सकता है फिर से चांसेस हुआ आने का। ठीक है, अब है आपका ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी बताइए क्या होगा। देखिए आपको समझ में आया इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ बार बार कि मतलब नाम से भी समझने का आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे अगर ग्राउंडेड लिखा हुआ है तो ग्राउंडेड का क्या मतलब होगा। ऑलरेडी कोई बेस या डेटा होगा, फिर उसके ऊपर। हम्म, ठीक है। डेटा तो देखिए मतलब डेटा तो आपका होगा ही होगा, उसी डेटा के बेसिस पे हम इंटरव्यू के थ्रू या ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस तरह करके जो है हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है ये बताइए मुझे पहले। आपको बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च पढ़े है ना। हाँ, फंडामेंटल मतलब पहले किसी ने नहीं किया, जो बेसिक है एकदम।
मैम हाँ। थ्योरी होती है फंडामेंटल में। फंडामेंटल रिसर्च करते हैं हम कि हमें जब कोई जब हम मतलब जब तक कोई थ्योरी कंप्लीट नहीं हो जाए, जैसे मान लीजिए कि फंडामेंटल रिसर्च हो गया जो किसी एक ने किया हो, जब फर्स्ट टाइम कोई चीज हम लोग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको उनका बताया था आइंस्टीन का E=mc², तो उन्होंने भी रिसर्च किया था, ठीक है। तो वो बेसिक रिसर्च था या फंडामेंटल रिसर्च था। और उसके बाद फिर जो है जब उसके फॉर्मूले को कोई अपने रिसर्च में यूज करता है तो वो अप्लाइड हो जाता है, यही था। ग्राउंडेड थ्योरी भी कुछ ऐसा ही है कि आपको सोचती है और उसको प्रूव करने के लिए, उस चीज को प्रूव करने के लिए जब आप उस पे काम करती हैं, ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए जब आप कोई काम करती हैं तो वो ग्राउंडेड थ्योरी होता है। तो इसको प्रूव करने का बहुत सारा तरीका है, डेटा कलेक्शन का बहुत सारा तरीका है। जैसे कि रिजिलियंस का एग्जांपल लीजिए, जैसे इसमें लिखा है ना एग्जांपल में कि एक्सप्लोरिंग हाउ पेशेंट एडप्ट टू क्रॉनिक डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीजेस मतलब जो मतलब लास्ट स्टेज पे चलता है, उस तरह के पेशेंट। अब मान लीजिए मैं रिजिलियंस की बात करूं, रिजिलियंस सबको पता है क्या होता है? रिजिलियंस क्या होता है? नहीं पता मैम, पहली बार सुना है। रिजिलियंस का मतलब होता है कि रिजिलियंस का मतलब होता है कि रिकवर फ्रॉम द चैलेंजिंग सिचुएशन। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग यूजीसी नेट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और भगवान नहीं करे ऐसा हो, कभी मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आप तबीयत खराब में भी आपने जेआरएफ निकाल लिया, तो आपका ये जो है ना रिजिलियंस हुआ, मतलब आपकी एक कैपेसिटी हुई, ठीक है, कि आपके पास इतने चैलेंजेस थे लेकिन फिर भी आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। तो उसको रिजिलियंस बोलते हैं कि किसी की कितनी कैपेसिटी है किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने की। बहुत लोग होते हैं ना कि यार मुझे फीवर हो गया तो मैं एग्जामिनेशन नहीं देने गया, ये एग्जाम के पहले मुझे फीवर आ गया तो मैंने सोचा एग्जामिनेशन देना जरूरी नहीं है। तो उनकी रिजिलियंस जो है नहीं है, कैपेसिटी नहीं है उनकी, ठीक है। रिजिलियंस का मतलब होता है कि आपकी सिचुएशन कितनी भी निगेटिव हो लेकिन आप अपने मतलब आप उस चीज को पाने के लिए, मतलब जो आपने दिमाग में सोचा है कि मुझे नेट जेआरएफ निकालना है, उसके लिए फिर भी आप लग गए। आपका सिचुएशन बिल्कुल निगेटिव था और लग के आपने निकाल भी लिया। तो आपकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, जो आपकी चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको आपने रिकवर कर लिया, तो आप में रिजिलियंस बहुत था। तो जैसे मान लीजिए कि मैं सोची ऐसा रिसर्च करने के लिए कि जिसमें रिजिलियंस पे मैं रिसर्च करूं कि उनकी क्या खासियत होती है, एक थ्योरी डेवलप करूं कि जिसमें ये चीज है, वो बहुत रिजिलियंट आदमी है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि रिजिलियंट आदमी में क्या क्या गुण होता है? ठीक है, हमको तो पता होना चाहिए ना एक वर्ड में कि जो भी रिजिलियंट पर्सन है उसकी क्वालिटी क्या क्या होती है, वो कैसे कर लेता है ये सारी चीजें। मान लीजिए मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया, ठीक है, अब मुझे थ्योरी डेवलप करना है, मुझे वो सिंगल सिंगल वर्ड निकालना है, ये क्वालिटी निकालना है जिससे मुझे पता चले कि ये क्वालिटी जिसमें होगा वो आदमी बहुत रिजिलियंट होगा। आया समझ में इतना? ठीक है, आया इतना समझ में? हाँ यस तो मैम। मैम एक बार ये रिलीजन जो आप वर्ड बोले स्पेल कर देंगे? हाँ हाँ, ये होता है आपका RESI। मैं लिख देती हूँ, एक एक मिनट रुक जाइए। ये होता है आपका स्पेलिंग, ये R है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है मुझे, समझ लीजिएगा। ये I है, ये भी I है, ये सॉरी ये खराब हो गया थोड़ा सा, मैं आपको स्पेलिंग करवा देती हूँ। ये है RESI डबल LEINC, विजिलियंस। ओके मैम। लिख लिया आपने? तो जी रिजिलियंस का मतलब होता है कि आप अपने चैलेंजिंग सिचुएशन से आपकी कितनी कैपेसिटी है कि आपके पास इतनी सिचुएशन खराब थी लेकिन फिर भी आपने उस चीज को अचीव कर लिया, ठीक है। अब जैसे कि कोई एडिक्टेड पर्सन था,
वो 4 सिगरेट, 5 सिगरेट, 20-20 सिगरेट एक दिन में पीता है और अचानक से सिगरेट पीना छोड़ दे। मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए अचानक से वो सिगरेट पीना छोड़ दे, तो क्या होगा? रिजिलियंट उसकी मतलब कैपेसिटी है ना, कि वो एडिक्टेड था, कि वो 20 सिगरेट पिए बगैर रह नहीं पाता था। अचानक कुछ ऐसा हुआ, अचानक उसमें कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ या ऐसा कुछ हुआ कि वो इस सिगरेट ही बिल्कुल छोड़ दिया। उसकी कैपेसिटी ऐसी होगी कि कोई ऑफर भी करता था तो वो सिगरेट नहीं पीता था। तो कभी भी अपने चैलेंजिंग इन्वायरमेंट को फेस करते हुए अपने एम तक पहुंचना। ठीक है, तो रिजिलियंस की मैं बात कर रही थी कि मुझे मन किया कि मैं एक ग्राउंडेड थ्योरी करूं, ठीक है, ग्राउंडेड रिसर्च करूं, जिससे मैं पता लगाऊं कि जो रिजिलियंट पर्सन होते हैं उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, कि जो मैं बोलूं कि नहीं अगर ये क्वालिटी इसमें है तो इसका मतलब ये रिजिलियंट पर्सन है, ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फोकस क्या करते हैं हम? थ्योरी बनाने में, मतलब डेवलपिंग थ्योरी फ्रॉम डेटा। जो भी हमारे पास डेटा आया है उससे हमें थ्योरी बनाना होता है। ठीक है, जब हम किसी थ्योरी को ये करते हैं तो स्पेशली जो है ऐसे थ्योरी जो ग्राउंडेड थ्योरी होती है, एक फंडामेंटल रिसर्च का बेस होता है। ठीक है, जब भी हम कोई ग्राउंडेड थ्योरी होता है तो एक फंडामेंटल रिसर्च का जो है ये बेस होता है। क्योंकि हम तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करके उसको दे दिए कि देखो मैंने जो रिजिलियंट पर्सन थे, जिनको मैं जानती थी, मैंने उनके ऊपर रिसर्च किया, उनसे इंटरव्यू ली मैं उनसे, उसके बाद उनके पेपर में पढ़ी, केस स्टडी भी की उनके ऊपर। ठीक है, फिर जो उनमें क्वालिटी था उस पे जो है मैं उसके ऊपर थ्योरी भी पढ़ी कि ये क्वालिटी, जैसे बहुत सारे क्वालिटी की थ्योरी भी होती है, जैसे आप लोग साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो जैसे कि उसमें पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हैं आप लोग कि ये पर्सनालिटी का आदमी तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह करके मैं क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा की और उसके बाद जो है मैं डेटा कलेक्शन मतलब सारा डेटा कलेक्ट करके जो है मतलब जो भी डेटा मेरे पास आया इंटरव्यू के थ्रू या केस स्टडी के थ्रू या जो है आपका न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू या बुक्स के थ्रू, जो भी मेरे पास डेटा आया मैं सबको जो है पढ़ करके एक जगह उसको जमा की और उसको जो है ना मैं शॉर्ट नोट्स बनाते जाऊंगी, क्योंकि जो मेरे पास डेटा है वो रॉ डेटा है। ठीक है, वो रॉ डेटा को मुझे जो है एक ऐसे तरीके से डेवलप करना होगा कि किसी को पढ़ के समझ में आ जाए, मतलब उसकी क्वालिटी को जो कॉमन चीज मिला। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उस रॉ डेटा में किसी ने मेरे पास 100 लोगों का इंटरव्यू था, उसमें जो है 80 लोग बोले कि मैं योगा करता हूँ, तो एक कॉमन डेटा आया ना कि 100 में से उसमें 80 लोग योगा करते थे, है ना। तो इस तरह करके जो मेरा रॉ डेटा है मैं उसका एक क्वालिटी निकालूंगी, शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी। ठीक है, उसके इंफॉर्मेशन को प्रिसाइज करूंगी, उसके बाद फिर जो है मैं उसका जो है कोडिंग करूंगी। कोडिंग कहने का मतलब है कि कोडिंग बहुत तरह का होता है, ओपन आप उतना डिटेल में मत जाइए, ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग, सेलेक्टिव कोडिंग। तो कोडिंग कहने का मतलब है कि मैं एक वर्ड लिखूंगी कि जो लोग उसमें से 80 लोग योगा करते थे, तो जो लोग योगा करते हैं वो रिजिलियंट हो सकते हैं। ठीक है, जो है जिसमें मोटिवेशन फैक्टर ज्यादा है वो रिजिलियंट हो सकते हैं। ठीक है, जो ब्रेव है, ठीक है, वो भी रिजिलेंट हो सकते। तो क्या क्या हो गया, योगा हो गया, ब्रेव हो गया, फिर मोटिवेशन हो गया। उसके बाद जिनकी वैल्यूज बहुत है, वैल्यूज मतलब जो बहुत सच्चे हैं, जो करते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। मतलब मैंने ये भी देखा कि उसमें 80% डेटा मेरे पास ऐसा था कि जो उन्होंने सोचा वो उन्होंने अपने लाइफ में किया। तो उसमें जो है एक हमारा क्या आ गया कि अपने वैल्यूज को, मतलब आज कुछ बोले कल कुछ किए, आज कहीं, मतलब इस तरह के लोग नहीं। वैल्यूज मतलब जो अपने वैल्यू, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 बजे क्लास शुरू होगी तो 2 बजे ही क्लास शुरू होगी, है ना। अब मैं 15 मिनट लेट से आऊं, 20 मिनट तक आपको वेट कराऊं, तो ये अपनी वैल्यू मैं खराब कर रही हूँ ना, कि मुझे टाइम टेबल का कोई कदर नहीं है ना। तो ये जो है जिन लोगों के पास वैल्यूज हो अपनी, ठीक है, तो मैं ऐसे करके कीवर्ड बना ली। उसमें कीवर्ड में क्या क्या आया, योगा आया, मोटिवेशन आया, फिर क्या था, वैल्यूज था, फिर वो लोग ब्रेव होते हैं। ये सारी चीजों का मैंने एक बना लिया
कि जो भी आदमी रिजिलियंट होते हैं उनमें ये कैरेक्टर होता है ना। तो जब फिर मैं कल कोई अननोन आदमी के पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि उसमें क्या क्या चीज है, तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि वो रिजिलियंट है कि नहीं है। ठीक है, तो एक बेसिक रिसर्च हुआ ना, ये एक बेसिक रिसर्च मतलब कुछ नया मिला ना इससे हमें, एक थ्योरी डेवलप हुआ ना कि ये 5-6 वर्ड या 10 वर्ड जो है रिजिलियंट आदमी के क्वालिटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका ग्राउंडेड थ्योरी होता है। तो ग्राउंडेड थ्योरी, इथनोग्राफी, फेनोलॉजी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप पढ़ के आइएगा, क्योंकि क्या है कि अभी आपने पढ़ा होगा तो आपको सब एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन एक जैसा है नहीं, ये अलग अलग है। तो केस स्टडी हो गया, नरेटिव रिसर्च हो गया, एक्शन रिसर्च हो गया, सॉरी फेनोमेनोलॉजी हो गया, इथनोग्राफी हो गया, ग्राउंडेड थ्योरी हो, ये सारा का सारा क्वालिटेटिव रिसर्च है। कभी ये रिसर्च आपके पास क्वेश्चन पेपर में टकरा जाए तो क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या क्या क्वालिटी होता है वो टेबल में बनवाई हूँ आपसे, टेबल मैं आपको बताई हूँ। सबसे पहले उस टेबल पे फोकस कीजिएगा। उसके बाद अगर ये पार्टिकुलर किसी पार्टिकुलर रिसर्च टॉपिक उठाते हैं तो ये जो फोकस में एक एक वर्ड लिखा हुआ है इसको याद करके रखिएगा कि ये लाइव एक्सपीरियंसेस है। अगर फेनोमेनोलॉजी दिया है तो लाइव एक्सपीरियंसेस है, मतलब तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये वर्ड। ये अगर इथनोग्राफी है तो कल्चरल प्रैक्टिस एंड बिहेवियर है, ये ग्राउंडेड थ्योरी है तो डेवलपिंग थ्योरी फ्रॉम डेटा है। ठीक है, ये केस स्टडी है तो इन डेप्थ एनालिसिस है सिंगल केस और इवेंट का। ये नरेटिव रिसर्च है तो पर्सनल स्टोरी एंड एक्सपीरियंसेस है। ये एक्शन रिसर्च है तो ये साइक्लिक रिसर्च है जिसमें प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह करके आपको जो ये फोकस जो यहाँ लिखा है ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड याद रखना होगा आपको, ये किस रिसर्च का क्या कीवर्ड है। ठीक है, और ये मैं आपको बता ही दी, इटिक और इमिक। तो बस इतना आपका जो है क्वालिटेटिव रिसर्च बचा हुआ था। और क्वालिटेटिव रिसर्च पे हर साल एक क्वेश्चन दे ही देते हैं ये लोग, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन तो देते ही देते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आता ही आता है इससे, वो किसी भी तरह पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, जो ये फोकस है, जो इसका कीवर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, रहेगा ध्यान में। ये कहाँ चला गया? मैम पोस्टमॉर्टिज्म ये क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप नहीं है क्या क्या पोस्ट? हाँ हाँ, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च है आपका। एक्चुअली ये जो है ना आपकी सॉरी पॉजिटिविस्ट और जो है पोस्ट पॉजिटिव, ये पहले बहुत आता था, अब नहीं आता है ये, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि जो पोस्ट पॉजिटिव रिसर्च है आपका वो क्वालिटेटिव रिसर्च आता है। एक्चुअली हुआ क्या था, इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि जब हम मतलब रिसर्च की दुनिया में आए, जब पहले रिसर्च होना शुरू हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जितने भी साइंटिस्ट थे वो मानते थे कि जिसको हम क्वांटिटी से काउंट कर पाए हम उसी चीज पे रिसर्च कर सकते हैं। जो क्वांटिटेटिव से हम काउंट कर पाए, मतलब जिसको हम गिन पाए, जिसमें क्वांटिटी डेटा जो हो, इस तरह के जो है चीजों पे ही रिसर्च हो सकता है। जैसे आपका फिजिक्स का डेटा है, ठीक है, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसमें हम क्वांटिटेटिव टर्म यूज कर सकते हैं, वैसे चीजों पे ये हम रिसर्च कर सकते हैं। बाकी जो चीज है जिसको हम नहीं नाप सकते हैं, वैसे चीजों पे रिसर्च हो ही नहीं सकता। तो बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा कि जो है ये लोग जो है हमेशा ऐसा ही मानते रह गए कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिनको हम क्वांटिटेटिव में जो है मेजर नहीं कर सकते हैं, उन सब चीजों पे रिसर्च हम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल जैसे मैं बताई थी, अब आप लोग खुश है तो कितने खुश है, आप लोग दुखी है तो कितने दुखी है, तो ऐसे चीज को हम नाप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीजों पे जो है हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो फिर बाद में जो है बहुत सारे साइंटिस्ट आए और इसको अपोज किया उन लोगों ने। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको हम काउंट करें उसी पे रिसर्च हो, और जिसको हम काउंट नहीं कर पाए उस पे रिसर्च नहीं हो सकता है, उस पे भी रिसर्च हो सकता है। ठीक है,
तो पॉजिटिविज्म जो है उनको क्वांटिटेटिव रिसर्च में रखा गया और पोस्ट पॉजिटिविज्म को जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में रखा गया। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है कि जितने भी आपके साइकोलॉजिकल वेरिएबल होते हैं, आपका हैप्पीनेस हो गया, आपका डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, जिसको हम नाप नहीं सकते हैं डायरेक्टली, वो सारा पोस्ट पॉजिटिविज्म में आ गया और उस पर भी रिसर्च होना शुरू हुआ। ठीक है, तो पहले इस पे क्वेश्चन आया करता था, अब बहुत दिनों से आ नहीं रहा है, लेकिन हाँ आप जान के रखिए इस चीज को। आया समझ में दोनों क्या क्या है? मैम एक बार मैं रिपीट कर दूं, थोड़ा हाँ सा हाँ बिल्कुल 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 मैम जो बोलिए। पोस्टिज्म है वो एक हाँ। साइकोलॉजिकल रिसर्च है जिसमें हैप्पीनेस, सैडनेस हो गया, हाँ, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट नहीं कर जैसे सकते हैं हाँ, वो जैसे अब आप बोले कि मैम cognitive मैं आज बहुत खुश हूँ, तो मैं आपसे ये थोड़ी पूछूंगी आप कितने खुश हैं, नहीं पूछ सकती ना हाँ जी। आप। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे रिसर्च जो है पहले नहीं होते थे, ये बाद में हुए। तो ये पोस्ट पॉजिटिविज्म में आ गया आपके। अब आगे बताइए। और मैम जो क्वांटिटेटिव है वो पॉजिटिव पोस्टिज्म है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। वो जो है पॉजिटिव, वो जो है देखिए पोस्ट आ गया तो वो क्वालिटेटिव हो गया। जो ओके। पोस्ट आ गया तो वो क्वालिटेटिव हो गया, पोस्ट हाँ जी। पॉजिटिविज्म। हाँ जी, ठीक है। हाँ, और जो पॉजिटिज्म है वो जो है क्वांटिटेटिव है, उसको वो ऐसे वेरिएबल जिसको हम गिन सकते हैं। ओके। ठीक है, ओके। अब जैसे कि आप जैसे दाल लेने जाते हैं तो आप क्वांटिटी में बताते हैं, चावल लेने जाते हैं तो आप क्वांटिटी में बताते हैं ना, जिसको हम गिन सकते हैं। तो ओके वो जो मैम। है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया। आया समझ में? यस मैम, ओके। बस इतना ही फर्क है इसमें। अब बाकी सारा तो हमने डिस्कस कर ही लिया। कोई भी स्टूडेंट जो इसको समझा पाए जितना भी है, देखिए हम यहाँ समझने आते हैं। अगर किसी को भी मन कर रहा है कि एक बार केस स्टडी, नैरेटिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च एक बार इसको डिस्कस करना चाहते हैं फिर से, तो बिल्कुल कीजिए। कोई भी स्टूडेंट जो इसको बताना चाहते हो, एक बार रिकैप करना चाहते हो खुद से, मैं आपको सिर्फ हेल्प करूंगी। आप इसको बताएंगे कि केस स्टडी क्या होता है, नैरेटिव रिसर्च क्या होता है, एक्शन रिसर्च क्या होता है, ये आपको बताना है। कोई भी स्टूडेंट कोशिश कीजिए। यहाँ तो हम लोग सीखने आए हैं ना क्लास में, मैं तो हेल्प करूंगी आपको। यहाँ कोई पेनल्टी भी नहीं है, कोई पनिशमेंट भी नहीं है, ये तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ना। बताइए मैम हम कोई। हम्म मैम पहला है केस स्टडी, जिसमें हम हम्म इन डेप्थ किसी के ऊपर स्टडी करते हैं, जिसमें हम्म हमें एक जनरलाइजेशन हमें पता चल जाता है कि हम ये और लोगों पर भी लागू कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। केस नहीं स्टडी कर जो है एक सिंगल केस या सिंगल इवेंट पे होता है, तो उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। ये कहा था मैंने। हाँ ओके। बताइए आगे। ओके, नहीं कर सकते हैं, हाँ हाँ, किसी और पर्टिकुलर ही बताइए। सिचुएशन में कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैम जो नरेटिव है वो एक हमें मोटिवेशन मिलता है किसी की पर्सनल एक्सपीरियंस थ्योरी के ऊपर। हम्म अब जैसे कि केस केस स्टडी का एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। ये हुआ था ना नोएडा में। हाँ, बुरारी केस स्टडी। बुरारी का केस पता था ना, जो बच्चों के ऊपर हुआ था, जो बच्चों को मार देते थे और उसके बाद उसको गाड़ देते थे। बुरारी नोएडा का था ये। बुरारी ये तो बुरारी पे जो केस स्टडी हुआ, जो रिसर्च हुआ, क्या उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको जनरलाइज कर नहीं सकते हैं हम। तो अब जैसे किसी के मान लीजिए कि जो है एक तो बुरारी केस स्टडी हो गया, एक मान लीजिए कि किसी के घर में जो है किसी का मर्डर हो गया। ठीक है, किसी के घर में किसी का मर्डर हो गया। अब मर्डर कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन थे, नहीं थे, बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस होता। तो क्या इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं? जैसे वो सीरियल आता है ना, कौन सा आता है, अरे जिसमें वो आपको वो दिखाता है, वो इन्वेस्टिगेशन दिखाता है, क्राइम पेट्रोल। सी हाँ जी। हाँ, एक क्राइम पेट्रोल आता था पहले। तो उसमें क्या होता है, उसमें दिखाता है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, घर में कुछ हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी दुर्घटना घटना हो गया, तो उसका बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस दिखाता है कि उसके फादर इन्वॉल्व थे, तो उसकी वाइफ इन्वॉल्व थी। तो इस तरह की जो भी इवेंट्स होते हैं ना, जो भी केसेस होती है, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। वो सिर्फ उस मतलब इन डेप्थ एनालिसिस तो करना पड़ता है
कि उस दिन सब लोग कहाँ थे, घर के लोग जब ऐसा हुआ था तो कहाँ पे थे, कौन सब्जी लाने गया था, कौन कौन कहाँ था, कौन, मतलब ये सारा इन डेप्थ एनालिसिस होता है, ठीक है, सिंगल केस पे या इवेंट पे। तो ऐसी स्टडी को हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। ये स्टडी सिर्फ हम जो है एक सिंगल पर्सन के लिए या सिंगल इवेंट के लिए होता है। तो ऐसे चीजों को हम जो है केस स्टडी बोलते हैं। अब समझ में आया? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये जो है आपका इसका एग्जाम्पल था। और बताइए। मैम नरेटिव में पर्सनल स्टोरीज के हम थ्रू मोटिवेशंस हमें मिलते हैं, हम्म तो उसमें हम रिसर्च करते हैं। हम्म एक पर्टिकुलर किसी की स्टोरी है, हम्म उसको देखते हुए हम करते हैं। जैसे आपकी 12वीं फेल स्टोरी हो गई, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में स्टोरी। तो ये भी जब हमने रिसर्च किया होगा, किसी ने तो रिसर्च किया होगा ना, है ना, जो हाँ भी जी। फिल्म बनाया मैम होगा। हाँ, कोई भी बायोग्राफी एक परफेक्ट एग्जांपल है नैरेटिव रिसर्च का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी बायोग्राफी जो है हो गया तो वो आपका नैरेटिव रिसर्च में आ गया। बिल्कुल सही 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 बोल रहे हैं कि कोई भी बायोग्राफी आ गया, लेकिन बायोग्राफी भी सबकी नहीं बनती है ना सर। तो जो भी बायोग्राफी में आ गया तो वो उसका जो है वो नैरेटिव रिसर्च ही कहलाएगा। ठीक है, बायोग्राफी सब जानते हैं ना क्या होता है? यस मैम। ठीक है, कोई ऐसा हो जिसको नहीं पता हो तो पूछ पूछ लीजिए। चलिए, सबको पता है इसका मतलब। तो बायोग्राफी जो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपके नैरेटिव रिसर्च में आएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल रिसर्च बताइए अब। मैम ये साइक्लिक रिसर्च है, हम्म जिसमें हम पहले प्लान करते हैं, हम्म एक्शन, फिर हम्म ऑब्जर्वेशन, फिर हम्म रिफ्लेक्शन। जैसे कोई क्लास में कोई प्रॉब्लम है, हम्म बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो हम उस पे एक्शन करते हैं कि हम उस मैनेजमेंट को, स्ट्रेटेजी को चेंज करें। हम्म तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? हमारा प्लानिंग का प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि इसमें इसको करना कैसे है। जैसे आपको कोई रिसर्च करना हो तो सबसे पहला प्लानिंग फेज था ना। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट। ठीक है, और बताइए, स्लाइड में मैम बनाओ। मैम फिर फोर्थ हो गया फिनोमिनोलॉजी लॉजी, रिसर्च, हाँ। जिसमें हम अपने सेल्फ अनुभव से हम्म सर्च करते हैं हम्म कि फॉर फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बच्चे को मान लो कि पढ़ा रहे हैं हम्म हम कोई एक स्ट्रेटेजी ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि बहुत इजीली वो समझ जाए। हम्म सेल्फ अपने अनुभव से हम्म कोई हम एक पैटर्न बना रहे हैं, न्यू कोई हम्म फॉर्मूला बना दिया, जैसे कि कोई नहीं, देखिए लर्निंग इसमें जो है ना लाइव एक्सपीरियंस पे याद रखिए फीडबैक होगा। फीडबैक। फीडबैक, जैसे इसमें एग्जांपल दिया ना कि अंडरस्टैंडिंग अ ग्रीफ प्रोसेस ऑफ पेरेंट्स हु लॉस्ट अ चाइल्ड। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को खो देते हैं, तो उनका ग्रीफ प्रोसेस क्या, मतलब उनसे हम पूछते हैं, मतलब हालांकि ये सही एग्जांपल नहीं है अभी डिस्कस करना। तो लाइव एक्सपीरियंसेस, हम होटल गए, हम कहीं घूमने गए, हम कोई रिसोर्ट गए, तो हमने वहां जो अनुभव किया, जो रिव्यू किया, जो रेटिंग किया, वो हमारा लाइव एक्सपीरियंसेस हो गया। फीडबैक प्रोसेस आता है इसमें, जब भी आप कोई फीडबैक देते हैं ना। अब जैसे कि हम लोग माउंटेन पे गए, तो जिस रिसोर्ट में रुके उसको हम फीडबैक दे रहे हैं कि ये रिसोर्ट पूरा माउंटेन से घिरा था, पूरा ग्रीनरी है, सनसेट हमारे सामने होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस तरह का जो लाइव एक्सपीरियंसेस आप जो जो डिस्कस करते हैं, मेनली जो ट्रैवलर्स वगैरह को देखते हैं, आपको बताते हैं कि इसके पीछे सनसेट बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे ये बहुत अच्छा है। तो जब आप उस चीज को एक्सपीरियंस करके जो फीडबैक देते हैं, वो आपका फेनोमेनोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, जी मैम। किसी भी ओके। चीज को आप एक्सपीरियंस करके जब उसका फीडबैक देते हैं, तो वो आपका फेनोमेनोलॉजी रिसर्च हो जाता है। मतलब अनुभव से समझना, अपने अनुभव से समझना। ठीक है, ओके मैम। अब जैसे कि ये रहता है ना कि मान लीजिए आप कोई हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जो आपको नर्स का फीडबैक देना है कि वो स्ट्रिक्ट थी, लीलिएंट थी, या फिर इनडिफरेंट थी। तो आपने जो है, आप किसी ने लगाया कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो बहुत लीलिएंट थी, किसी ने लगाया कि बहुत इनडिफरेंट थी। ठीक है, इस तरह से लगाया हमने। तो हमने क्या किया, उस नर्स से हमने सर्विस लिया है, तो उस सर्विस के बेसिस पे
आप जो है उसको रेटिंग कर रहे हैं। जैसे मैं आपको रिसर्च पढ़ाती हूँ, कल को आपको जो है राहुल जी बोले कि आप रिसर्च का फीडबैक दीजिए, आपको कैसा लगा, तो उस तरह का आपने इसको एक्सपीरियंस किया ना मेरी क्लास को, ठीक है, आपने मेरे क्लास में रह के एक्सपीरियंस किया कि मैं आपको कैसा पढ़ाती हूँ। तो जब इस तरह का कोई फीडबैक देने वाली बात होती है तो उसको फेनोमेनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ओके मैम। अब बताइए ये इथनोग्राफी। मैम इथनोग्राफी जो कल्चर बिहेवियर से हमें पता चलता है, रिसर्च करते हैं, जिसमें आपने दो बताया है, इथनिक इटिक और इनिक, हाँ इथनिक और इमिक। हाँ। तो इमिक का मतलब होता है कि लोगों को पता है कि उनके ऊपर रिसर्च हो रही है, हम्म और इथिक का मतलब कि उन्हें नहीं पता, लेकिन हम इंडिविजुअली ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हें रिसर्च कर रहे हैं कंटिन्यू। हम्म तो डेली लाइफ में जो स्टडी जो हम करते हैं कल्चर बिहेवियर ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है ठीक है। है ग्राउंडेड थ्योरी, हाँ हाँ। जिसमें पहले से ही रिसर्च हो चुकी है, उसी को ही हम डेवलप करते हैं, उसी नहीं पे नहीं नहीं, वर्क पहले से करते रिसर्च नहीं हुई है, मैंने इसमें आपको फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च बताया था। हैं। हाँ जी, हाँ बेसिक जी। रिसर्च मतलब पहले रिसर्च, मतलब ये आपके किसी भी जो है थ्योरी को डेवलप करने में मत, कोई भी, जैसा मैंने आपको रिजिलियंस बोला मैंने कि रिजिलियंस पर्सन में क्या क्या क्वालिटी होता है वो मुझे देखना है, ठीक है। तो ये थ्योरी, एक थ्योरी डेवलप हो रही है ना कि ये क्वालिटी जिसमें वो रिजिलियंट है। हाँ जी, जिसमें हम प्रूव जैसे करते आप हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब मैं PHQ-9 आपको दिखाई थी, डिप्रेशन स्केल दिखाई थी ना एक दिन मैं क्लास में आपको, तो डिप्रेशन स्केल में 9 क्वेश्चन दिए थे, और 9 क्वेश्चन जो है डिप्रेशन मतलब वो डिप्रेशन में जो है उसको क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन डिप्रेशन के क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ज्यादा खाने लगता है, वो कम खाने लगता है, उसको रात में नींद नहीं आती, वो खुश नहीं रहता है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे ना उसमें। तो वो क्वेश्चन जब डेवलप हुआ होगा तो कैसे डेवलप हुआ होगा, जो डिप्रेसिव पर्सन है उसी से तो पूछ के इस तरह का ग्राउंडेड थ्योरी के थ्रू ही तो हुआ होगा वो क्वेश्चन डेवलप, ठीक है। तो जब हम कोई बेसिक मतलब जब हम कोई थ्योरी डेवलप करते हैं, तो क्वालिटेटिवली जब हम कोई थ्योरी डेवलप करते हैं तो उसको हम ग्राउंडेड थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको रिजिलियंस का एग्जांपल दिया है। हाँ हाँ जी। बताइए। हम्म। जी मैम। मैम इसमें जो बेस जो होता है वो फंडामेंटल रिसर्च होता है। ठीक है। और जिसमें इसमें हम थ्योरी डेवलप करते हैं। डेवलपिंग थ्योरी डेवलप। फ्रॉम डेटा है ना, जितना भी हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है उससे हम एक नया चीज निकालते हैं, ठीक है। हाँ तो जैसे जी। मैडम, जैसे हाँ ओके, हाँ बताइए। जैसे हम कह सकते हैं कि इनिशियली जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, जैसे अभी नेट हम्म की तैयारी कर रहे हैं हम सारे लोग, तो हम्म बहुत संख्या में लोग जो क्लासेस अटेंड करते हैं, धीरे हम्म धीरे जो है उनकी संख्या घटती चली जाती है। हम्म तो इस पे एक रिसर्च किया कि व्हाई पीपल लेफ्ट आफ्टर सम डेज आफ्टर और फ्यू क्लासेस, ठीक है, पीरियड ऑफ आप टाइम। कर सकते हैं इस पे भी, कि जब भी हम ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऑनलाइन क्लास में जो है शुरू में क्या होता है कि बहुत सारी भीड़ होती है, मतलब जगह नहीं होता है, 250 से ज्यादा हो जाता है एंट्री, है ना। लेकिन धीरे धीरे जो है वो फिर 23, 22, 20 ऐसे करके रह जाता है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं कि इसका रीजन क्या है, आप सबसे पूछिए कि आपने क्यों छोड़ा, ठीक है। आपने क्यों छोड़ा, जैसे ऑनलाइन का आप ले लीजिए कि आपने ऐसा फील किया कि जब भी आप कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो धीरे धीरे उसकी संख्या कम कम हो जाती है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता, ऑफलाइन में कम होता है, मतलब ऑफलाइन में भी होता है लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में कम होता है, इतना ज्यादा गिरावट नहीं आता जितना ऑनलाइन क्लासेस में आता है। तो इस पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं, अच्छा टॉपिक है आपका, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इन सब का एक प्रॉपर तरीका होता है रिसर्च करने का। तो जैसे आपको ग्राउंडेड थ्योरी करना है तो सबसे पहले आपको पेपर पढ़ना होगा, उसके बाद फिर जो ये कैसे करते हैं उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करना होगा, क्योंकि ये आपको यूजीसी नेट के हिसाब से पढ़ाया गया है। तो हर हर रिसर्च का जो है अपना अपना तरीका है करने का, ठीक है। तो आपको ऐसा अगर रिसर्च करना होगा तो आपको पूरी डिटेल उसके बारे में पढ़नी होगी, है ना।
तो किसी को कोई प्रॉब्लम है आज के क्लास जो में? आज कुछ इट मींस हाँ, मैम जो बताइए। कुछ भी हमें पढ़ा गया ये जस्ट यूजीसी नेट की तैयारी है। ओरिजिनल रिसर्च में आप काफी कुछ है और इसके अलावा जो हमने हाँ पढ़ा हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, ओरिजिनल रिसर्च में बहुत पढ़ना होता है आपको। जब आप बुक देखेंगे तो जो है आपको कम से कम जो है कम मीन्स एक एक रिसर्च पे आपको 10-10 पेज मिलेंगे, कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या टर्मिनोलॉजी है। तो उतना हमें डिटेल यूजीसी नेट में नहीं पढ़ना होता है, बस हमें पता होना चाहिए कि ये जो है क्वालिटेटिव रिसर्च है और इसमें करते क्या है हम। ठीक है, बस इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। एट लास्ट तो सब्जेक्टिव नॉलेज तो हमें है ही, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं। रिसर्च ही पढ़ना होगा उसके बाद तो, अगर कोई पीएचडी करता है फाइनली रिसर्च करता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहते हैं ना कि सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस टफ होगा, तो वो रिसर्च पेपर ही सबसे ज्यादा आपका इम्पैक्ट करता है। आप शुरू से लेके आप अपने योगा रिसर्च पेपर का देखिए, जो मतलब शुरू से जो 3 साल का जो क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आपके रिसर्च के क्वेश्चंस को ही ज्यादा मतलब टफ किया जा रहा है। पहले जो क्वेश्चंस आते थे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, उसमें कुछ समझना नहीं होता था। अब जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रही है यूजीसी नेट आपको रिसर्च में। ठीक मैम है। मैंने हाँ आज ही क्लास अटेंड की है, मैंने हाँ हाँ, रिसेंटली भी ज्वाइन की है। अच्छा ठीक है। ने पूरा कंप्लीट करा दी है, आज लास्ट क्लास है आपकी। हाँ, आज मेरी लास्ट क्लास है, लेकिन मैं आपके एग्जाम के पहले भी मैं क्लास लूंगी, 1-2 क्लासेस, ठीक है, जिसमें मैं पीवाई क्यूज कराऊंगी। तो पीवाई क्यूज में जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उसको एक बार मैं फिर से आपको रिकैप करा दूंगी। मैम मतलब जब सारे आपको पेपर होगा ना। तो अभी हाँ हाँ नेट में यूजीसी नेट ने तो अभी फॉर्म भी अनाउंस नहीं किया उसमें अपनी वेबसाइट में। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि एग्जाम आते आते क्या होगा ना, भूलने लगेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो आपका रिसर्च का पेपर है। क्या पॉसिबिलिटी है कब तक एग्जाम हो जाएगा? जनवरी में जाएगा मेरे ख्याल से, है सभी कह रहे हैं जनवरी अभी तक। तक तो देखिए यूजीसी नेट को तो कम से कम 1 महीने चाहिए ही होता है फॉर्म भरने के बाद। तो मतलब क्योंकि फॉर्म भरने में 15 दिन का समय देते हैं, और उसके बाद फिर जो है 15 दिन के बाद जो है फिर आपका पेपर होता है। तो कम से कम जब जिस दिन भी आएगा नोटिफिकेशन उसके बाद तो 1 महीने के बाद ही होगा। तो आज तो 19 फिर हो उन्हें गया ना, 19 नवंबर। हाँ हाँ, फिर प्लानिंग करनी उन्हें, इतने सारे स्टूडेंट को कहाँ, मतलब सिटिंग प्लान ये वो सब बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसके लिए जो है मतलब आप लोग अपनी तैयारी रखिए पूरी, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि एग्जाम तब ऑनलाइन ही होगा। तो ऑनलाइन में ज्यादा हम्म टाइम लगता नहीं है इनको। तो अपनी हम्म। तैयारी रखिए पूरी आप। मैम आप एक बार अपनी पूरी फुल पीपीटी शेयर कर देंगे, मेरे पास है ये नहीं। ड्राइव पे नहीं डाला जितेंद्र जी ने अभी? मैम मेरे पास ड्राइव का लिंक नहीं है। ड्राइव में तो नहीं है मेरे ख्याल से, मैंने परसों देखा था। अच्छा मैम नहीं। अच्छा ड्राइव ठीक है, का कोई नहीं, लिंक मैं भी ग्रुप पे शेयर डाल कर डाल दीजिए। दूंगी आपको, मैं ग्रुप पे ही डाल दूंगी। मैं एक बार पूछ लूंगी, अगर ग्रुप पे अलाउ होगा तो मैं ग्रुप पे ही डाल दूंगी पीपीटी। मैम ड्राइव का भी लिंक शेयर कर देना, मेरे पास है नहीं। एक्चुअली ड्राइव का लिंक मेरे पास भी नहीं, वो जितेंद्र जी का डिपार्टमेंट है, उनसे बात करनी होगी। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ।